घरेलू हिंसा, मौखिक रूप से दुर्व्यवहार, भावनात्मक आघात और शारीरिक शोषण जैसे मामले दुनिया भर की महिलाओं के लिए कभी भी अजनबी नहीं रहे हैं। लेकिन इस साल भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी ने 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 22 जून को द हिंदू द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल की रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस संबंधित लॉकडाउन के पहले 4 चरणों के दौरान भारतीय महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में समान अवधि में दर्ज की गई तुलना में अधिक घरेलू हिंसा और यौन हिंसा की शिकायतें दर्ज की। 25 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक भारत में 1477 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, पर इनका इतना फ़ायदा नहीं, क्योंकि घरेलू हिंसा अनुभव करने वाली 86% महिलाएं भारत में मदद नहीं मांगती। भारत का कोई भी राज्य हो, हर राज्य में ही औरतों पर हो रही हिंसा के मामले बढ़े हैं और हालत बिगड़ती ही जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 18 मई 2020 के एक लेख के अनुसार उत्तराखंड और हरियाणा में दिल्ली के बाद पिछले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट से पता चला कि 15 मई तक लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से उत्तराखंड में घरेलू हिंसा के 144 मामले दर्ज किए गए, हरियाणा में 79 और दिल्ली से 69 मामले सामने आए। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक अन्य लेख के अनुसार कोविड-19 के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में घरेलू हिंसा की शिकायतें कम हुई हैं। वहीं पंजाब जैसे राज्यों में ऐसे मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। वार्षिक राष्ट्र अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों ने 2018 से 2019 तक 7.30% की वृद्धि की और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में भी 7.3% की वृद्धि हुई। आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, जिसके मामले 30.9%, उसके बाद महिलाओं पर हमला करने के इरादे से उनकी शीतलता का अपमान 21.8%, महिलाओं का अपहरण 17.9% और बलात्कार 7.9% मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में 58.8 की तुलना में 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या की अपराध दर 62.4 है। 22 अप्रैल को जारी किए गए पुलिस आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के कर्फ्यू के दौरान पंजाब में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की गिनती में 21% की वृद्धि आई है। 21 मार्च और 20 अप्रैल के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 5,695 शिकायतें सामने आई, पंजाब पुलिस ने एक प्रेस बयान में कहा। जबकि 20 फरवरी और 20 मार्च के बीच, जब लॉकडाउन नहीं था, तब 4,709 शिकायतें थीं। द प्रिंट के 23 अप्रैल 2020 के एक आर्टिकल के अनुसार फरवरी और मार्च के बीच 3,287 की तुलना में कर्फ्यू की अवधि के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों की संख्या 3,993 है, जिसमें 21% की वृद्धि है। एनसीआरबी के अनुसार पंजाब में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या ने निराश किया है। 2019 में 5,886 मामले दर्ज किए गए, जहां 2018 में ये संख्या 5,302 थी और 2017 में 4,620 थी। 2016 में ये आंकड़े 5,105 थे। बलात्कार के मामलों के 2018 के आंकड़ों में 530 मामलों में पीड़ित वयस्क महिलाएं थीं, अन्य 18 वर्ष से कम आयु के थे। राज्य में 2017 में 530 बलात्कार के मामलों में 2018 में 837 की वृद्धि देखी गई। 2016 में बलात्कार का आंकड़ा 838 था, जिसमें 151 मामलों में पीड़िता 12 से 16 उम्र के बीच की थी। 139 मामलों में पीड़ित की उम्र 16 से 18 वर्ष थी। 30 मामलों में पीड़िता की आयु 6 से 12 वर्ष के बीच पाई गई, जबकि 10 मामलों में पीड़ितों की आयु 6 वर्ष से कम थी। पंजाब में पिछले 3 वर्षों में बच्चों के खिलाफ अपराध के तहत भी विभिन्न अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। 2017 में इस श्रेणी में 2,133 मामले थे, जो 2018 में बढ़कर 2,308 और 2019 में 2,625 हो गए।
एसिड अटैक के प्रयास से जुड़े मामलों में भी पंजाब पहले 3 राज्यों में शामिल है। लुधियाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध का दर 2017 से 2018 तक 23% बढ़ गया था, एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है। राज्य के विभिन्न शहरों और जिलों में 2018 में रिपोर्ट की गई महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में लुधियाना कमिश्नरेट सबसे ऊपर है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में लुधियाना कमिश्नरी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले की संख्या 662 थी। 2017 में लुधियाना कमिश्नरी के लिए ऐसे मामलों की संख्या 535 थी। पंजाब के शहरों और जिलों में 2018 में 418 मामले के साथ मुख्यमंत्री के गृह जिले पटियाला में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा मामले देखे गए। जालंधर कमिश्नरेट 278 ऐसे मामलों के साथ तीसरे स्थान पर था, जबकि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के घर बठिंडा में ऐसे 264 मामले देखे गए। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ महिलाओं पर हमला करने के इरादे से उनके साथ मारपीट के मामले 91 थे, जिनमें 81 मामलों में 18 साल से ऊपर की महिलाएं शामिल थीं। आयुक्त काल्य ने बलात्कार के 76 मामलों को देखा था, जिनमें से 55 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं से संबंधित थे। यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत 60 मामलों में से 53 बाल बलात्कार और 7 यौन उत्पीड़न के थे। 10 जनवरी 2020 में लिखे गए एक हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक 2018 में पंजाब में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किया गया हर दूसरा अपराध मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने हाल ही में जारी किया है। 50.8% की पेंडेंसी दर पर पंजाब सभी बड़े राज्यों में मामले की जांच न की जाने यानी कि अपूर्ण जांच में नंबर 1 पर है। इसके बाद असम 49.2%, उत्तराखंड 45.9%, झारखंड 46.5% और महाराष्ट्र 29.8% है। एक ही वर्ष में जांच के लिए रजिस्टर कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के अंत में लंबित जांच के मामलों में रूप में पेंडेंसी दर की गणना की जाती है। 2018 के अंत तक पंजाब में 36,295 मामले लंबित थे। हालांकि आईपीसी मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की पंजाब की दर 65% थी। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता का बयान। पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिनकर गुप्ता ने प्रेस बयान में कहा है कि दहेज उत्पीड़न, बलात्कार और ईव टीजिंग यानी कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंधित दर्ज शिकायतों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा, यह शायद इसलिए था क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आंकड़ों के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया हेल्पलाइन डायल 112 पर कॉल की औसत संख्या 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच बढ़कर 133 प्रतिदिन हो गई, जो पिछले 3 महीनों में औसत 99 से अधिक थी। पुलिस ने कहा कि इनमें से 34% कॉल घरेलू हिंसा के मामले से संबंधित है। पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने बताया कि अप्रैल में उन्हें पंजाब के अमृतसर जिले के बोलिया गांव की रहने वाली 24 वर्षीय रुपिंदर कौर, नाम बदला गया है, का फ़ोन आया था। यह मदद के लिए एक पुकार थी। कौर ने मनीषा को बताया कि उसके पति ने उसे कथित तौर पर घर से बाहर निकाल दिया जब वह अपने 1.5 महीने के बच्चे को खिला रही थी। स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर महिला को उसके घर लौटने में मदद की। पुलिस ने उसके पति के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की थी, पर कोई नहीं जानता आगे कोई कदम उठाया गया होगा या कौर के जैसी अनेक महिलाएं मदद मिलने की उम्मीद में बैठी होंगी।
मनीषा गुलाटी ने याद करके बताया कि कैसे एक मामले में महिला के पति ने उसका फ़ोन छीन लिया जब वह उसे अपने साथ हुए हिंसा के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। दूसरे केस में एक महिला निवासी ने मुझे लिखा था कि उसका पति उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। उसका पति कहता था कि वह कोविड-19 से क्यों नहीं मरी। गुलाटी ने कहा। रूटर्स के आर्टिकल से ये पता चलता है कि भारतीय पुलिस का अनुमान है कि 10 में से केवल 4 बलात्कार रिपोर्ट किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर इसका कारण भारतीय समाज की गहरी रूढ़िवादिता के कारण, जिसमें कई पीड़ित अपने परिवार और समुदाय द्वारा शर्मिंदा होने के डर से आगे नहीं आते। उन बहादुरों को पुलिस के पास जाने के लिए अपने हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शत्रुतापूर्ण पुलिस को बलात्कार बताना, असमानतापूर्ण फोरेंसिक परीक्षाओं की रिपोर्ट करना, काउंसलिंग की कमी, घटिया पुलिस जांच और अदालतों में कमजोर अभियोजन। न्यायालयों, न्यायाधीशों और अभियोजकों की संख्या काफी हद तक अपर्याप्त है, जो पिछले वर्षों में परीक्षण के लिए अग्रणी है। पीड़ितों और गवाहों को डराना और फैसले से पहले कई मामलों को छोड़ना। ह्यूमन राइट्स मार्च की महिला अधिकार कार्यकर्ता अरुणा कश्यप कहती है, समस्या का एक हिस्सा निश्चित रूप से दृष्टिकोण है। बहुत सारे सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से पुलिस, बलात्कार बच्चे लोगों के नकारात्मक और हानिकारक स्टीरियोटाइप को अपने कर्तव्य के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। इसीलिए जब कोई बलात्कार करने वाला बच जाता है, तो वह आगे आता है और पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश करता है। वे अक्सर अपने अनुभव के बारे में शत्रुता या संदेह का सामना करते हैं। एक केस में उत्तरी पंजाब क्षेत्र के एक खेत में एक 17 वर्षीय गांव की लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर पुलिस उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने में विफल रही और पीड़ित ने खुद को मार डाला। वरिष्ठ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद से कई मौकों पर बलात्कार के प्रति इस पीड़ित का दोष मानसिकता को दिखाया है। औरतों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के कई से कारण हैं, जैसे आज के वक्त में ऑफिस, स्कूल सब बंद है, जिसके कारण सब घर में हैं और इसी के कारण घरेलू और यौन हिंसा के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण परिवार के पुरुष सदस्य की बेरोजगारी उन्हें दहशत में धकेल देती है और उनके गुस्से और भड़ास को दूर करने के लिए वे घरेलू हिंसा या यौन हिंसा का सहारा लेते हैं। इसी तरह से जो महिलाएं भी अपनी नौकरी खो देती है, वो अधिक कमजोर हो जाती है क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता खो देती है। इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पॉलिसी रिसर्च के एक 2018 सर्वेक्षण से पता चला है कि घरेलू हिंसा उनके जीवन के दौरान जीवित रहने वालों की शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इसका एक कारण अप्रभावी पुलिसिंग भी है। यदि हम महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दों को संभालने के लिए उन्हें शामिल करते हैं और संवेदनशील बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सड़कों पर उन्हें चित्रित करते हैं, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध निश्चित रूप से कम हो जाते हैं। एक निवारक के रूप से सेवा करने के लिए कानून सख्त नहीं है, इसीलिए महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। अगर किसी भी मामले में कोई अनुकरणीय सजा होती है, तो यह निश्चित रूप से अपराध को कम करता है। महिलाओं को अपनी शिकायतों के साथ बाहर आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जिसके कारण अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। फिल्मों और टेलीविजन में निष्पक्ष सेक्स के नकारात्मक चित्रण के कारण भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जो महिलाओं को एक कमोडिटी के रूप में दिखाते हैं, न कि एक इंसान के रूप में। और युवा फिल्मों से प्रभावित होके
महिलाओं को एक कमोडिटी के रूप में मानना शुरू करते हैं। जैसे पंजाब में ज्यादातर गानों में लड़कियों को एक चीज के तौर पर पेश किया जाता है। उनके लिए बॉम्ब, पटाखा आदि शब्द आम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी के पीछे कमजोर सेक्स के रूप में महिलाओं का चित्रण प्रमुख कारणों में से एक है। अध्ययन में पाया गया है कि श्रम शक्ति में महिलाओं का भागीदारी का स्तर उतना ही बढ़ रहा है जितना कि पुरुष भारत की जीडीपी 27% तक बढ़ा सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2006 में 34% से घटकर 2020 में 24.8% हो गई है। हालांकि 2018 में केवल 26% सर्वेक्षण कंपनियों ने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं को शीर्ष 5 नौकरी भूमिकाओं में रखा था। इस वर्ष में आर्थिक सर्वेक्षण ने एक पेचीदा आंकड़ा पेश किया है। 15 से 59 वर्ष की उत्पादक आयु वर्ग में भारत की 60% महिलाएं पूर्णकालिक गृह कार्य में संलग्न हैं। भारत की महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर काम करने वाली महिलाओं के हिस्सेदारी के रूप में गणना की गई है। काम करने वाली महिला आबादी के अनुपात के रूप में काम कर रही है। विश्व बैंक के अनुसार 23.4% 2019 पर संकटपूर्ण रूप से कम है। भूटान 58.3%, नेपाल 81.6%, चीन 60.63%, बांग्लादेश 36.14%, म्यांमार 47.54% और श्रीलंका 34.75% जैसे पड़ोसी राष्ट्र देशों में के साथ आंकड़ों को जोड़ा है। वर्तमान में भारत में कुल बेरोजगारी दर 7% है, लेकिन यह महिलाओं में 18% है। तेलंगाना में देश की कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है, जिसमें संगठित क्षेत्र शामिल हैं। अगर जाति या धर्म के आधार पर देखा जाए तो भारतीय धार्मिक समुदायों के बीच मुसलमानों का हिस्सा सबसे कम कामकाजी लोगों का है। यह 40% की राष्ट्रव्यापी औसत कार्य सहभागी दर से कम है। जैन और सिखों का आंकड़ा 36% है। 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म अपनाने वाले ज्यादातर दलितों में बौद्धों की आबादी 43% है। हिंदुओं के लिए यह आंकड़ा 41% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुछ समुदायों में कम कार्य सहभागिता दर के पीछे मुख्य कारण महिलाओं की कम कार्य भागीदारी है। मुस्लिम और सिखों के लिए महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15% है और जैनियों में भी 12% कम है। हिंदुओं में 27% कामकाजी महिला हैं, जबकि यह ईसाइयों के लिए 31% और बौद्धों के लिए 33% है। कई छोटे धर्म अन्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। ये ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी समुदाय हैं। उनकी कार्य सहभागिता दर अन्य समुदाय के स्पष्ट रूप से भिन्न है। इस खंड में लगभग 48% सदस्य देश की यह 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों में से किसी से भी अधिक काम करते हैं। लगभग 44% आदिवासी समुदाय में महिलाओं की कार्य भागीदारी भी सबसे अधिक है। पंजाब में कुल 20 सदस्य संसद हैं। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7। लोकसभा के 13 सदस्यों में से सिर्फ 2 औरतें हैं और राज्यसभा में केवल 1। यहीं से पता चलता है कि राजनीति में भी महिलाओं की गिनती पुरुषों के मुकाबले 50% कम है। यहाँ हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए सीट्स की उपलब्धता 1/3 भी नहीं है, चाहे वो राजनीति हो, रोजगार हो या शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों न हो। ऐसे देश में अपराधों का बढ़ना तो फिर संभव ही है। इन बढ़ते मामलों की गिनती को कम करने के लिए हम हर क्षेत्र की औरत का भाग बढ़ाने की और औरत से संबंधित मामलों में महिलाएं पुलिसकर्मियों द्वारा जांच की जाने की जरूरत है। बिहार में काउंसिल 2 कदम परियोजना महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अंतर्गत साथी हिंसा की व्यापकता और स्वीकृति को कम करने के लिए रणनीतियों का प्रशिक्षण कर रही है। परिषद और उसके साझेदार रणनीति और सेवाओं के कार्यान्वयन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का कठोरता से आकलन कर रहे हैं। परिणामों में लिंग का आधार को बदलने के लिए और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जोखिम को कम करने की क्षमता है। देश में हर रोज ही कोई नई नीति लॉन्च की जाती है, लेकिन ऐसी प्रभावशाली नीतियों की जरूरत है जो सिर्फ नाम के लिए ही ना हो।
देश में बदलाव लाने